मेरा ट्राइपॉड टूट गया है भैया। नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल जी, संपादक माई बाप, हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। सुधीर सक्सेना जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से साथ लगता है। सुधीर सक्सेना जी का पत्रकारिता का जीवन थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में भी गुजरा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति भी समझते हैं। राकेश अचल भी, क्योंकि हिंदी हार्ट बेल्ट से आते हैं, जिसको कुछ लोग गोबर पट्टी भी कहते हैं, तो ये भी कहा जा सकता है कि हिंदी हार्टलैंड की कहानी क्या है, क्या होता है जब सत्ता बदलती है या नई सत्ता आती है, तो उसमें किस तरीके से लोगों को परेशानियां होती हैं और दंगे होते नहीं हैं, करवाए जाते हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव ने समाज को एक नहीं बल्कि पूरा बांट दिया। ये बंटवारा मणिपुर की तरह पूरा हो चुका है और उत्तर प्रदेश में जारी है। उत्तर प्रदेश में बहराइच से होता हुआ संभल तक आ पहुंचा है, ऐसा राकेश अचल जी का कहना है। मणिपुर और संभल की बीमारी एक जैसी है, लेकिन उसका इलाज अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार और सरकार से संरक्षित लोग, संस्थाएं जामा मस्जिद की जामा तलाशी लेने के लिए अदालती आदेशों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महकमे का सहारा लेती हैं। ये काम अयोध्या की बाबरी मस्जिद से शुरू हुआ था और अभी तक जारी है, कभी ज्ञानवापी के रूप में तो कभी संभल के रूप में। ये घृणित कोशिश उत्तराखंड में भी हुई और देश के दूसरे हिस्सों में भी हुई। देश के लोगों के पास महंगाई के खिलाफ लड़ने का मुद्दा नहीं है, लोग बेरोजगारी के खिलाफ नहीं लड़ सकते, महिला हिंसा के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, भूख गरीब के खिलाफ एकजुट होकर अदालतों के चक्कर नहीं काट सकते, लेकिन जामा मस्जिद की जामा तलाशी के लिए अदालतों के चक्कर काटने की फुर्सत उन्हें है। देश में स्पष्ट कानून है कि आजादी के बाद जिन पूजा स्थलों की जो स्थिति थी, वास्तु स्थिति, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये वर्शिप एक्ट 1991 का है, 1947 का, माफ कीजिएगा, जिसमें अयोध्या का एक्सेप्शन था क्योंकि वो केस 1947 से पहले विचाराधीन था। लेकिन देश की अदालतों को इस कानून से शायद कोई लेना देना नहीं है। वे कभी भी किसी को भी किसी भी मस्जिद का सर्वे कराकर ये आदेश दे सकती हैं। देश में एक नहीं, दो नहीं, कोई 6 लाख छोटी बड़ी मस्जिदें हैं, इनमें से अधिकांश के नाम जामा मस्जिद हैं। क्या सरकार इन सबका सर्वे करा सकती है? मेरे ख्याल से सरकार को वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करने के बजाय इन लाखों मस्जिदों का सर्वेक्षण करने के लिए एक विधेयक लाना चाहिए। जानबूझकर सर्वे की टीम भेजी गई, ये सरकार ने कराया है, जिससे चुनाव में धांधली पर चर्चा ना हो सके, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। संभल में हुई हिंसा पर उन्होंने प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क जो एक FIR में दर्ज हैं वो गलत है, वो बंगलौर में थे, फिर भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो न्याय सुनिश्चित करें। इससे पहले मैं चर्चा खोलूं, मैं एक बार वो वीडियो दिखाना चाहता हूं अखिलेश यादव का, वो क्या कह रहे हैं हम लोग सुनते हैं। उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहाँ पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर EVM की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। आपने देखा जिस तरीके से राकेश अचल जी, अखिलेश यादव ने सीधा सीधा प्रशासन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अपनी चुनाव की धांधली को छुपाने के लिए ये जानकर कोर्ट का आदेश लिया गया और ठीक 23 तारीख को इस पे सर्वे कराने की जिम्मेदारी उठाई गई। विष्णु जैन जो अभिवक्ता हैं, याचिकाकर्ता के, उनका कहना है कि बाबरनामा, आईने अकबरी और अलेक्जेंडर की किताब का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह मस्जिद जो है यहाँ पर पहले मंदिर था। हालांकि वो वर्शिप एक्ट जो 1947 का है उसकी कोई वो बात नहीं करते हैं। 23 तारीख का ऑर्डर और 24 को जो हुआ सर्वे सुबह 7 से 11, उसके बाद जो परिदृश्य देखने को मिला वो सीधा सीधा हिंसा कराने के लिए या हिंसा के लिए भीड़ को उकसाने के लिए किया गया। क्योंकि फ्राइडे को जुम्मा की नमाज भी होती है, वो जुम्मे की नमाज पे जब वहां जो इबादत गाह में जब इबादत करने वाले पहुंचे तो वहां पर इस तरीके का र्यूमर फैलाया गया और र्यूमर फैलाकर
वहां पे हिंसा भड़काने का पूरा षड्यंत्र था क्या? आप क्या कहते हैं राकेश अचल जी इसके बारे में, और अब आगे क्या होगा इस पर भी जरा रोशनी डालें राकेश अचल जी। हाँ हाँ, धन्यवाद सिंह साहब। देखिए, ये जो मामला है बड़ा संवेदनशील मामला है संभल का। तो संभल के मामले में बोलना भी संभल कर चाहिए, लिखना भी संभल कर चाहिए, और सोचना भी संभल कर चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कैंसर की तरह हमारे भारतीय समाज में फैली हुई है। और अभी से नहीं, देश आज़ाद हुआ उसके पहले भी इस तरह की कोशिशें होती थी, और देश की आज़ादी के बाद पिछले 77 साल में सैकड़ों कोशिशें ऐसी हुई। दंगे अपने आप नहीं होते, दंगे कोई गुलाब का फूल नहीं है कि आपने क्यारी में पौधा लगाया और उसमें वो फूल आ जाएगा। दंगे कराने के लिए बाकायदा योजनाएं बनती हैं, उसमें खास तौर पर इंतजाम किए जाते हैं, हथियारों के, गोला बारूद के, पत्थर के, वगैरह वगैरह। लेकिन संभल और में जिस ढंग से घटना हुई है वो बड़ा हैरान कुन करने वाली है। कि आप देखिए कि पहले तो सबसे पहले आपने प्रस्तावना में जिस कानून का जिक्र किया, उस कानून की अनदेखी हमारी अदालत भी करती है, हमारा याचिकाकर्ता भी करता है। वकील साहब को मालूम है कि ये कानून इस देश में है, फिर भी वो अदालत के दरवाजे पर जाते हैं कि भाई इसका आप सर्वे करा लीजिए, यहाँ मंदिर था, और वो 2-3 पुरानी किताबों का हवाला देते हैं। चलिए ठीक है, वकील साहब को ये आज़ादी है, वो याचिका लगा सकते हैं, लेकिन माननीय अदालत के पास इतना विवेक है कि वो उस कानून का जो इस देश के संविधान ने बनाया है उसको अपनी नजर में रखते और इस याचिका को खारिज कर देते। ये याचिका इतनी जरूरी नहीं थी कि आज ही इस पर सुनवाई होती। हमारे यहाँ तो तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख वाला रिवायत है कानून में। फिर भी ये याचिका मंजूर की गई। याचिका मंजूर करने के बाद एएसआई को निर्देश दिया गया कि वो जाके सर्वे करें। एएसआई सर्वे कर चुकी थी, और जो इंतजामिया कमेटी है उस संभल की जामा मस्जिद की, उसने साथ जाके सर्वे करा दिया था, लेकिन उससे मन नहीं भरा वकील साहब का, याचिकाकर्ता का। वो दोबारा अदालत पे गए, प्रशासन पे गए, और उन्होंने फिर से सर्वे की मांग रख दी, और उसको प्रशासन ने तत्काल मान भी लिया। चलिए ये भी ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली और आपत्ति की बात यह है कि उस एएसआई की टीम के पास 7 विशेषज्ञों के साथ ये जय श्री राम के नारे लगाने वाले कौन लोग गए? क्या ये याचिकाकर्ता थे, या इन्हें जानबूझकर वहां भेजा गया? इन सवालों से सीधा सीधा लगता है कि ये जो संभल की घटना है, इसको जानबूझकर आरोपित किया गया है मुस्लिम समाज के ऊपर, और उसमें प्रशासन ने, एएसआई ने, और मैं तो निसंकोच कहता हूं कि माननीय अदालत ने भी कहीं ना कहीं एक भूमिका निभाई है। अन्यथा क्या ऐसा हो सकता है कि किसी शहर में दंगा हो तो आप वहां के सांसद के खिलाफ और 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर कर लें और कहें कि पुलिस की गोली से एक भी आदमी नहीं मरा? तो क्या यमराज ने आकर के गोलियां चलाई थी, या दंगाई आपस में एक दूसरे को मार रहे थे? वहां पर जो कुछ हुआ है बहुत ही शर्मनाक हुआ है, बहुत ही घृणित हुआ है। और इसके बीच, जैसा कि मैंने कहा कि पहले बहराइच में भी ऐसा हो चुका है, और जब से महाराष्ट्र में अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, तो उन्हें ये भ्रम हो गया है कि इस देश में बटोगे और कटोगे के नारे के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दंगा उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा की चुनाव होना है, उसकी नींव है। उसकी नींव सरकार ने, वहाँ की पार्टी ने रख दी है कि आगे आने वाले दिनों में इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अन्यथा इस संवेदनशील मामले में केंद्र आंख बंद करके क्यों बैठा हुआ है भाई? उसको मणिपुर नहीं दिखता, दूर है। संभल तो दिखना चाहिए, वहां तो राज्य में उनकी खुद की डबल इंजन की सरकार है। वहां प्रशासन अगर एक तरफा कार्रवाई करेगा तो इसका संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा, और ये जाएगा कि देखो डर के रहो, वरना आप यहाँ उत्तर प्रदेश में रह नहीं सकते। ये पहले भी हुआ है, कांवड़ियों की यात्रा के दौरान हुआ। उस समय कहा गया कि अपने अपने ठेलों पर अपने नाम लिखिए, प्रोप्राइटरशिप लिखिए, वगैरह वगैरह। और कल संसद में तो होना ही है, आप वक्फ बोर्ड का कानून लिए बैठे हैं इस समाज को डराने के लिए ही। तो कुल मिलाकर यह है कि जो कुछ देश में हो रहा है, हम कल से संविधान का 75वां सालगिरह भी मनाने जा रहे हैं, और संविधान की अनदेखी भी छाती ठोक कर रहे हैं। तो ऐसी ये विसंगति है, इस लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा है। और मेरा तो पुराना अनुभव यह है कि जब सरकार चाहती है तब दंगा होता है,
जब सरकार नहीं चाहती है तो दंगा रुक जाता है। ये ट्रेंड आज का नहीं है, बहुत पहले का, कांग्रेस के जमाने में भी, और भारतीय जनता पार्टी और उनके जो अनुषांगिक संगठन वो तो इसमें दक्ष हैं और कई बार ये प्रमाणित हो चुका है। तो अब ये वक्त है कि इसमें देखिए, मुझे सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे जनता से भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जनता प्रतिकार करना भूल चुकी है। ऐसे में माननीय अदालत ही एक ऐसी चीज बची है जो एएसआई को सरकार का, सरकारी पार्टी का इंस्ट्रूमेंट बनने से रोक सकती है। अगर वो नहीं रोकेगी तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में, अभी तक तो ईडी और सीबीआई और आपका चुनाव आयोग ही सरकार का इंस्ट्रूमेंट था, अब एएसआई भी बन जाएगा और पूरे देश में मुझे लगता है एक के बाद एक ये मस्जिदें इसी तरह से खोदी जाएंगी और ये खोद के गड़े मुर्दे उखाड़ करके ही सियासत में जिंदा रहने वाले लोग। जी जी, आपने कहा कि सरकार जो है वो दंगे करवाती है और अब उम्मीद जो है वो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय या अदालती कार्यवाही से ही पूरी की जा सकती है। हालांकि अखिलेश यादव ने जो हिंसा पर इल्जाम लगाया, उसमें दिल्ली में वो बोले हैं कि ये दंगा सरकार ने कराया है। जैसा कि आपने कहा, सांसद वर्ग संभल में मौजूद नहीं थे, संभल में साजिश के तहत घटना हुई। संभल में दोबारा सर्वे क्यों कराया गया? 29 तारीख को जब रिपोर्ट देनी थी तो आनंद फानन में 19 को और फिर 24 को इस तरीके के सर्वे क्यों कराए गए? चुनाव धांधली से ध्यान हटाने की यह साजिश है। पुलिस की गोली से जान गई, पुलिस अधिकारी धमका रहा था, कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुना भी नहीं, अफसरों का आदेश किसने दिया था? और संभल हिंसा में हत्या का केस चलना चाहिए, प्रशासन को किसने एक्शन लेने की इजाजत दी? एक स्टेटमेंट जो है आज प्रियंका गांधी का भी आया था। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि संभल उत्तर प्रदेश में अचानक उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने संवेदनशील मामले में बिना किसी दूसरे पक्ष को सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जिस तरह हड़बड़ी में साथ कार्रवाई की, यह दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया है। प्रशासन ने जरूर प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा। सत्ता में बैठकर भेदभाव, अत्याचार और फूट फैलाने का प्रयास करना ना जनता के हित में है, ना देश के हित में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए। प्रदेश की जनता से मेरी अपील है, हर हाल में शांति बनाए रखें। ये आज सुबह 9:30 बजे प्रियंका गांधी का ट्वीट था। मैं सुधीर जी के पास आता हूं। सुधीर जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, अखिलेश यादव, ये सब तो इस बात को उठा रहे हैं कि देश में भाईचारा खत्म हो रहा है, समाज को नफरत और विभाजन की आंख में झोंकने का काम हो रहा है। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब परखल में, मथुरा में 10 दिन का शिविर लगता है, मोहन भागवत जी वहां पहुंचते हैं और दूसरे दिन उसके वहां पे योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, एक बड़ी मीटिंग होती है मोहन भागवत जी की और योगी आदित्यनाथ की। उसके बाद बटोगे तो कटोगे का नारा लगता है महाराष्ट्र में। और आपने देखा झांसी में किस तरीके से एक हॉस्पिटल में आग लगने की वजह से कितने बच्चे जो है, नवजात शिशु जो हैं, वो आग की लपटों में झुलस जाते हैं। कई परिवारजनों के जो है वो जो आगे की उनकी नस्ल है वो खत्म हो जाती है। ये मामला जो मथुरा परखल से उठा और महाराष्ट्र में इलेक्शन में आपने नागपुर की डायरेक्शन पे जो इलेक्शन लड़ा गया वो देखा, और जिस तरीके से ये धांधली हुई 9 विधानसभाओं की, आपने देखा 4 सीटों पर तो सीधा सीधा कुंदरकी की सीट को ही पकड़ लें, 65% मुस्लिम आबादी का जो असेंबली सीट है उस पर भारतीय जनता पार्टी 1,36,000 वोट पाती है। तो ये सारा मामला आपको क्या ये एक साजिश के तहत, सुनियोजित साजिश के तहत किया हुआ लगता है? और ये हिंसा जो हो रही है इसका जिम्मेदार, जो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए योगी सरकार के ऊपर, और एक कोर्ट द्वारा एक न्यायिक जांच की जो मांग है विपक्ष की, क्या वो सही है? सुधीर सक्सेना जी। धन्यवाद आत्मजीत जी। अभी देखिए, मेरे पूर्व वक्ता राकेश अचल जी ने कुछ बातें कही और बातें आज के परिदृश्य को कहीं ना कहीं व्याख्यायित करती हैं और उसकी तह तक हमें ले जाने का काम करती है कि हम बीमारी की शिनाख्त कर सकें और ये जान सकें कि इन चीजों के पीछे, पर्दे के पीछे कौन है जो इन्हें हवा दे रहा है। मैं राकेश जी की इस बात से पूरी तौर पर सहमत हूं कि दंगे भड़कते नहीं, भड़काए जाते हैं। दंगे स्वयं स्फूर्त या आपो आप नहीं होते, उनकी भूमिका तैयार की जाती है। एक शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, दंगे प्रायः प्रायोजित होते हैं, स्पॉन्सर्ड दंगे होते हैं इस देश में। अगर कहीं किसी कारण से अचानक दंगा भड़कता है
और सरकार की नीयत साफ हो और प्रशासनिक मशीनरी चाहे तो कुछ ही घंटों में कहीं भी दंगों पर काबू पा सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि जिन लोगों की राजनीति घृणा पर, वैमनस्य पर, प्रतिशोध पर और दंगों पर टिकी हुई है, हिंदू मुस्लिम नैरेटिव उनके लिए अमोघ हथियार का काम कर रहा है। वे ही लोग इस तरह की जमीन लगातार तैयार कर रहे हैं और आग में पेट्रोल डाल रहे हैं और या आग का सामान जुटा रहे हैं, जिससे दंगे भड़के और अपना राजनीतिक मंतव्य पूरा कर सकें। अब दिक्कत यह है कि जहां जहां डबल इंजन सरकारें हैं, आप गौर करें, दंगे वहीं भड़क रहे हैं। आप याद कीजिए, दरगाह प्रकरण बहुत पहले, 20 साल से ज्यादा अरसा हो गया, कर्नाटक में हुबली में भड़का था, जिस पर कि उमा भारती ने इस्तीफा दिया था। वो भी एक सांप्रदायिक मुद्दा था। उसके बाद चाहे संबलपुर का ताजा मामला हो या नूह का मामला हो या बहराइच का मामला हो या मध्य प्रदेश में भोजशाला का अनिर्णीत मामला हो, ये सारे मामले कहीं ना कहीं डबल इंजन सरकारों के लिए एक ऐसे हथियार का काम कर रहे हैं जिससे कि वो अपने सामने के प्रतिद्वंदी पर आघात करके जनता के बीच ध्रुवीकरण कर अपनी राजनीतिक रोटी दंगों की आंच में सेक सकें। आप याद कीजिए कि आजादी के बाद जब भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के थे विभाजन की वेला में, तब गांधी जैसा महात्मा सारे काम छोड़कर नोआखाली गया था ताकि वहां पर शांति स्थापित की जा सके। लेकिन आज की तारीख में किसी भी नेता को, किसी भी शासक को, किसी भी व्यक्ति को इस बात की फुर्सत नहीं है कि वो मणिपुर जाए और वहां पर लगभग 1.5 साल से चल रही हिंसा, जिसे मैं प्रायोजित या राजकीय हिंसा कहूंगा, उसको रोकने की दिशा में और लोगों के दिलों पर, लोगों की भावनाओं पर मल्लम लगाने की कोशिश करे। अचल जी ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है, शर्मनाक है। निश्चित ही ये शर्मनाक है, लेकिन दिक्कत यह है कि जिनको इन्हें रोकना चाहिए और जिनको तत्काल कार्रवाई करके जनता को दंगों से मुक्ति दिलानी चाहिए, उनके शब्दकोश में शर्म जैसा कोई शब्द नहीं है। उन्हें शर्म नहीं आती, उन्हें लाज नहीं आती, बल्कि उनका सारा खेल इन्हीं दंगों के व्याकरण पर आधारित हो, इनके जरिए वो अपना मतलब साधना चाहते हैं। आप इनकी जुबान पे गौर कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नड्डा, राजनाथ सिंह, हेमंत बिस्व शर्मा, राजा सिंह, अन्नामलई, कंगना रनौत, नवनीत राणा, सारे लोग एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही जुबान बोलते हैं। इन्हें 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 किन चीजों से चिढ़ है? इन्हें गांधी नेहरू से चिढ़ है, इन्हें डॉक्टर अंबेडकर से चिढ़ है, इन्हें संविधान से चिढ़ है, सेकुलरिज्म से चिढ़ है, समता, समानता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, आरक्षण, सहकारिता, इन सारी चीजों से इनको तकलीफ है। इन्हें वक्फ बोर्ड से तकलीफ है, इन्हें और तो और उर्दू जुबान से भी तकलीफ है। और ये लोग ताजीराते हिंद जैसे शब्द की जगह दंड विधान लाना चाहते हैं, और सिर्फ दंड विधान नहीं, बल्कि उस शब्दावली को हटाना चाहते हैं जो सदियों से अदालतों में चलती आ रही है और जो लोगों के बीच बहुत ज्यादा आम फहम हो चुकी है। अब जैसे कातिल और मकतूल, उसके लिए आप हिंदी में क्या अनुवाद करेंगे? खून आलूदा। तो इस तरह की जो शब्दावली है, इनको जश्न शब्द से चिढ़ है। जश्न आजादी आप कहते हो तो इनको वो पसंद नहीं आता है। इनको इनको दस्तरख्वान से चिढ़ है। इनको और तो और छोड़िए, हमारे हिंदुओं में हलाल और झटके को लेकर कोई भेद नहीं है। आप अपनी पसंद से चाहे हलाल खाएं चाहे झटका खाएं, लेकिन इनको हलाल से भी तकलीफ है। तो हर चीज में मुसलमानों को निशाने पर लेना, उन्हें जलील करना, उन्हें प्रताड़ित करना, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसी चीजें बरतना जिससे उनकी भावनाएं आहत होती हो, यह इनका 24 घंटे का काम है। और सुबह से इनकी जो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव शुरू होता है, गोदी मीडिया जिस तरीके से और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से लोग बात करते हैं, उससे ये आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। तो ये सारा घटनाक्रम है, ये कहीं ना कहीं इनके लिए राजनीतिक हित साधने का जरिया है। ये सामाजिक नमाज पर आपत्ति की जाती है, अजान पे आपत्ति की जाती है,
और आप देखिए भी हाल में दिल्ली में आप रहते हैं, सराय काले खां का नाम बदलकर बिरसा मुंडा के नाम पर रख दिया गया। बिरसा मुंडा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके नाम पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन ढेरों ऐसी जगह हैं, अनेक संस्थान हैं, अनेक स्मारक हैं, अनेक हमारे प्रतिष्ठान हैं जिनका नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जा सकता था, लेकिन सराय काले खां हटा के बिरसा मुंडा का नाम करना। भोपाल में आप चाहते तो भोपाल स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर कर सकते थे, लेकिन आपने हबीबगंज का नाम हटा के रानी कमलापति के नाम पे किया, जबकि हबीबगंज स्टेशन जिस जगह पर बना था वो जनाब हबीबुल्लाह खां साहब ने दान में दी थी। तो नामों को राष्ट्र से मिटाना और इतिहास की इबारतों को खारिज करना, ये इनका बहुत शगल है, और ये शगल नहीं है, इसके पीछे सुविचारित नीति है। ये आदिवासी को आदिवासी नहीं कहते, उन्हें ये वनवासी कहते हैं। झारखंड में मुस्लिम घुसपैठियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को निशाने पर लेकर हेमंत बिस्व शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने अपना मतलब साधने की कोशिश की, लेकिन आदिवासी बहुल झारखंड ने उन्हें सबक सिखाया और उनके झांसे में नहीं आई। लेकिन आज की तारीख में पूरे देश में जिस तरह से इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फासले और फसीले खड़ी कर दी हैं, वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये पार्टी या इनका जो गिरोह है, जिसको मैं गिरोह कहूंगा, अपने मकसद में कहीं ना कहीं कामयाब हुआ है। अचल जी ने जैसा कि कहा, हमें सरकारों पर भरोसा नहीं है। न्यायपालिका की भी गति आपने देखी है कि न्यायपालिका किस तरह से फैसले दे रही है। एक न्यायाधीश रिटायर होता है तो उसको राज्यपाल बना दिया जाता है, दूसरा न्यायाधीश रिटायर होता है तो उसको सांसद बना दिया जाता है, एक और न्यायाधीश रिटायर होता है तो वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर जाता है। तो न्यायपालिका में, खबर पालिका में, विधायिका में और कार्यपालिका में जिस तरह से आरएसएस की विचारधारा की पैठ हो गई है, उससे अब इस बात की गुंजाइश बहुत कम बची है कि हम इन चीजों से मुक्ति पा सकेंगे। अंतिम जो हथियार या अंतिम आसरा या अंतिम जो हमारी उम्मीद की किरण है वो जनता ही है। इस महादेश की जनता ने अनेक मौकों पर संकट की घड़ियों में प्रतिकार, प्रतिरोध और सामूहिक प्रयासों से ऐसी ताकतों को परास्त किया है। और लेकिन आज की तारीख में यह मुकाबला कठिन है, क्योंकि धर्म, कारपोरेट और सियासत तीनों का जो गठजोड़ है वो बहुत भयावह है। और उससे निपटने के लिए मुझे लगता है कि रणनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा। आपने चुनाव की बात की, तो ये महाराष्ट्र के नतीजे चुनाव आयोग के नतीजे हैं, चुनाव के नतीजे नहीं है। नांदेड़ में कांग्रेस के प्रत्याशी ने लोकसभा चुनाव में बहुत कम मतों से जीत दर्ज की, लेकिन वहां के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 6 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए, गैर कांग्रेसी प्रत्याशी विजयी हुए। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में देखिए कि मतदाता एक ही है, लेकिन वो एक बटन दबा रहा है कांग्रेस के लिए, दूसरा बटन दबा रहा है बीजेपी के लिए। तो ये जो विरोधाभासी निर्वाचन है, इसका आपने देखा, स्वरा भास्कर के पति ने जो कहा कि वो 15 या 17 राउंड तक आगे, चक्र तक आगे चल रहे थे, लेकिन बाद में नई बैटरियों वाली मशीनें आई और उसके बाद वो पिछड़ गए। तो इस तरह की जो लगातार घटनाएं घट रही हैं। एक और धूलिया का एक नया वीडियो आया है, वहां पर एक गांव है अवदान। अवदान में 70% लोगों ने का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दिया था, लेकिन जब ईवीएम मशीनें खुली और वोटों की गणना हुई तो अवदान गांव में कांग्रेस के प्रत्याशी को 0 मत मिले, 0। 70% मतदाता ये कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया था, लेकिन ईवीएम खुलने के बाद वो 70% तो छोड़िए, 7% लोगों के मत भी दर्ज नहीं हुए, बल्कि वहां पर सिफर, कांग्रेस के खाते में सिफर मत हुए। तो चाहे वो नांदेड़ का मामला हो, चाहे वो धुलिया का मामला हो, या अन्यत्र के प्रसंग इस बात को दर्शाते हैं कि ये नतीजे चुनाव आयोग के नतीजे हैं, ये निष्पक्ष चुनाव के नतीजे नहीं है, और हमें इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ और हरियाणा के बाद, या जिस तरीके से उन्होंने सूरत में या इंदौर में या चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में
आचरण किया था, वो सब दर्शाते हैं कि हमारी निर्वाचन प्रणाली बहुत हद दर्जे तक करप्ट हो चुकी है और नतीजे या घटनाएं या फैसले कहीं ना कहीं प्रायोजित हैं, दंगे भी प्रायोजित हैं, और जिस तरीके से लगातार घटनाएं घट रही हैं वो बहुत भयावह समय की ओर संकेत करते हैं। आत्मजीत जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 3 बातें इसमें ऐड करूंगा। बिरसा मुंडा जो राजकीय शासकों से लड़ते रहे, दिल्ली के तख्त से लड़ते रहे, उनको सराय काले खां में लाके पटक दिया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। उनकी जो विरासत है उसको किस तरीके से निस्ता नाबूद किया गया। दूसरी बात जो आपने जजेस की कही, उसमें एक जज आप भूल गए, अरुण मिश्रा को ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया, जिन्होंने के कई सारे इम्प्रोप्राइटरी के केसेस खत्म किए। और न्यायपालिका के बारे में एक बात और कह दूं, वो जो 4 जज सड़क पे आए थे और लॉन में बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, देश की जनता से आह्वान किया था कि हमें ये जो सीजीआई है, और जिस तरीके से उस समय के सीजीआई थे, शायद दीपक मिश्रा थे या कौन थे, उस समय उन्होंने ये कहा था कि हमें जो है संविधान को बचा लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस एक ही बेंच पे लग रहे हैं और उसी बेंच से वो निस्तारित हो रहे हैं, ये बिल्कुल कानून की और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अवहेलना हो रही है। मैं आता हूं आपके पास। तो संसद में इस बारे में बात नहीं करने दी जा रही। आप ये भी देखिए, अदानी प्रकरण समेत मणिपुर, दिल्ली, एनसीआर के वायु प्रदूषण, किसी भी सवाल पर आज चर्चा हुई नहीं। आपने पार्लियामेंट लगाया, आपने ऑबिचुरी की, और उसके बाद अदानी के प्रश्न पर आपने लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित कर दिया। इसका मतलब तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये पार्लियामेंट को चलाने वाले अदानी अंबानी ही हैं। राहुल गांधी क्या गलत कह रहे थे? और अब सुप्रीम कोर्ट पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभी भी निष्पक्ष है और देश को हिंसा विभाजन से बचाने के लिए पहल कब करेगी, कैसे करेगी, इस पर सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है। सुधीर सक्सेना जी, संक्षेप में बताइए, मैं प्रोग्राम को खत्म करूं क्योंकि 8 बजने वाले हैं। और देखिए, आपने जो बात, मैं एक बात की तस्दीक करना चाहूंगा। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी सरकार के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, ये आपने देख लिया। राजभवन सरकार के दफ्तर के तौर पर काम कर रहे हैं, डबल इंजन सरकारों के दफ्तर के तौर पर, ये भी आपने देख लिया। इसमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग की भूमिका भी आपने देख ली। जैसा कि अचल जी ने कहा है, इसमें एक नाम और जुड़ गया है, वो एएसआई। तो एएसआई को भी आप ये मान के चलिए कि इस फेहरिस्त में उसका ताजा नाम जुड़ गया है, और उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन अपनी जो बदनीयत और अपनी बदजुबां और बेगैरत राजनीति को कहीं ना कहीं से परवान चढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। आत्मजीत जी। बिल्कुल ठीक है, एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। राकेश अचल जी, सुधीर सक्सेना जी, आपकी परमिशन से मैं इस प्रोग्राम को समाप्ति की ओर लेके जाता हूं, क्योंकि हमने वादा किया है कि हम इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। कल फिर किसी नए सब्जेक्ट पर हम लोग मिलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। शुक्रिया।